राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम शुरू कर रहे हैं विमान स्थान चैप्टर 1 जिसका नाम है रस विमानम। रस विमानम अर्थात निदान स्थान के रोगों का निर्णय बतलाया गया है और आगे के रोगों की चिकित्सा का उपदेश करना है। चिकित्सा में जब तक दोष औषध आदि का विशेष ज्ञान ना हो तब तक सफलता नहीं मिलती। दोष औषधि आदि की विशेषता की जानकारी कराने के लिए विमान स्थान का उपदेश किया गया। तो विमान स्थान की डेफिनेशन हो गई कि दोष औषध आदि की विशेषता की जानकारी कराने के लिए क्या विमान स्थान का उपदेश किया गया। इनमें भी दोष औषधि की अपेक्षा रस द्रव्य की प्रधानता है, इसलिए विमान स्थान भी रस विमानीय अध्याय का सर्वप्रथम उपदेश किया गया। विमान स्थान की निरुक्तीय विशेषण मियते ज्ञायते दोष भेषाजान अनेक नेनि इति विमानम एवं भूतम विमानम अभिधेयते यत तिष्ठन्ति तत् विमान स्थानम। अर्थात जो क्या बताए, दोष की औषध की विशेषता की जानकारी बताने वाले को और विशेष ज्ञान नहीं होता तब उसकी सफलता। चिकित्सा में जब यही बताया गया पूरा कि निदान स्थान में जब रोगों का निर्णय बताया गया तो आगे के रोगों में चिकित्सा का उपदेश बताया गया। चिकित्सा में जब तक औषध का दोष आदि का विशेष ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी सफलता नहीं मिलती। अतः दोष औषध आदि का विशेषता की जानकारी कराने के लिए विमान स्थान का उपदेश किया गया है। रस और दोष के पारस्परिक संबंध कैसे चिकित्सा शास्त्र में रोगों के निमित्त अर्थात कारण, पूर्व रूप उपशय, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प आदि का बल, काल आदि भेद की संप्राप्ति भेदों को समझकर उसके बाद दोष औषध, देश काल, बल, शरीर, सार, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति के मान को सावधानी पूर्वक वैद्य के लिए ठीक ठाक जानना आवश्यक होता है, क्योंकि दोष आदि के मान के ज्ञान के अधिक चिकित्सा होती है। दोष इत्यादि के मान को न जानने वाले वैद्य रोग को दूर करने में समर्थ नहीं होते, अतः वे अग्निवेश दोष के आदि मान के ज्ञान के लिए विमान स्थान का उपदेश करेंगे। ठीक है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तत्रो रस द्रव्य दोष विकारम प्रभान वक्ष्यामा, अर्थात उसमें सर्वप्रथम रस द्रव्य दोष और रोगों के प्रभाव को कहेंगे। रस के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। रसवात, षष्ठ, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाया ते सम्यग अनुयुज्यमानां शरीरम यापयन्ति मिथ्ये युजर्म आनस्तु खलु दोष प्रकोप योग कल्पना। इतना मत करना, बस इतने याद रखने। रसे स्यात्वत, षष्ठ, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो क्या होता है? रस 6 प्रकार के होते। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। यदि इन सभी का प्रयोग उचित मात्रा में किया जाए तो शरीर में भली भांति चलता रहता है। यदि इन रसों का प्रयोग विपरीत ढंग से किया जाता है तो ये दोष कुपित करने में वाले सिद्ध कहते हैं। दोष के भेद कौन से होते हैं? दोष फिर 3 होते हैं। वात, पित्त और कफ। ये सभी स्वाभाविक अवस्था में रहेंगे तो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और विकृत को प्राप्त करते हैं तो ये दुख का कारण बनते हैं। रसों के क्या गुण होते हैं? तो 3 रस एक दोष को उत्पन्न करते हैं, प्रकोपित करते हैं, और 3 रस एक दोष को शांत भी करते हैं। जैसे कि वात को कटु, तिक्त और कषाय प्रकोपित करता है और मधुर, अम्ल और लवण शांत करता है। पित्त को कटु, अम्ल, लवण रस क्या करता है? प्रकोपित करता है। कषाय को स्वादु, अम्ल अर्थात मधुर, कषाय और तिक्त रस शांत करता है। कफ को मधुर, अम्ल और लवण प्रकोपित करता है और कटु को तिक्त और कषाय शांत करता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद दोषों की वृद्धि और शमन में रसों की कारणता। तो वही है कि जो रस, यही वाला रसों के गुण जो है कि जैसे कि कटु, तिक्त और कषाय क्या कर रहे हैं? कुपित कर रहे हैं, वैसे ही मधुर और अम्ल और लवण उसको शांत कर देते हैं, अपनी समावस्था में ले आते हैं, तो जिससे कि हमारे शरीर को तकलीफ नहीं होती। नेक्स्ट है तत्र प्रकृति समवेत संबंध। तो क्या होता है? तत्र इसमें श्लोक दे रखा है 9 और 10th श्लोक पेज नंबर 599 पे दे रखा है। तो यहाँ पे पूरा प्रकृति संवेत संबंध, विकृति विकृत विषम संवेत संबंध बताया है। इसमें क्या होता है? तत्र खल्वे कर सयेषु द्रव्य शवेनेक दोषामनेतु चा विकारेषु रस दोष प्रभाव में के स्यत ततो द्रव्य विकारो प्रभानित व्यवस्थे। अर्थात क्या है? अनेक रस वाले द्रव्यों में और अनेक दोषों के उत्पन्न होने पर रोग में रस के और दोष के प्रभाव को अलग अलग विचार का द्रव्य और रोग के प्रभाव को तत्व का निश्चय कर। तात्पर्य ये कि मधुर, अम्ल और लवण रसों का प्रभाव, गुणों का ज्ञान अलग अलग है तो उससे बनने वाले समुदाय का ज्ञान स्वतः हो जाता है। जब ज्वर को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार की 4 औषधियों का परित्याग होता है, उन चारों को मिलाकर ज्वर में प्रयुक्त करते हैं तो वे समुदाय भी ज्वर नाशक हो जाता है। ये बात सभी विषयों में लागू होता है। इसके सिद्धांत को प्रकृति संवेद संबंध कहते हैं।
प्रकृति यानी कि प्रकृति के साथ जो, जैसे कि कफ का बढ़ना होता ही होता है। आपके दिन के प्रहर में क्या होता है, रात्रि दिन की शुरुआत में क्या होता है, आपका कफ बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। या फिर ज़्यादा सोने से, दिन में शयन करने से भी कफ बढ़ जाता है। तो यही है, इसमें अलग अलग द्रव्यों में जो जो वर्तमान में रहते हैं वही गुण अपने प्रकृति के रूप में समुदाय में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध मीठा होता है, दूध कैसा होता है, दूध के जो गुण होते हैं वो उससे अलग भी होते हैं, तो वो उसकी प्रकृति है। तो यही है दूध जल चीनी का संयोग। यदि इन तीनों के संयोग से बनाए गए शरबत का प्रयोग किया जाए तो अपने अपने स्वाभाविक मधुर रस के द्वारा शरीर में मधुर रस के गुणों को उत्पन्न करते हैं। एक मधुर रस दूसरे मधुर रस को नष्ट करने में असमर्थ होता है, ठीक है। एक रस दूसरे रस को नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार है कि यहाँ पे प्रकृति संवेद संबंध में बताया गया है कि एक रस का जो अपना गुण होता है, अगर उसी रस का और उसी दोष का, उसी गुण का जो होता है वो अलग अलग नहीं होता, ठीक है, अलग नहीं होगा, ठीक है। तो यही है कि मधुर का मधुर नहीं काट सकता, वही जहर को जहर, इसमें ऐसे समझो जहर को जहर नहीं काट सकता, ठीक है। प्रकृति विषम विशेष संबंध, किंतु सभी जगह ऐसा नहीं होता। ना तत्वम खलु सर्वतम, सारी जगह ऐसा नहीं होता। ना ही विकृति विषम संवेद संबंध, नानात्मक परमेश्वर च उपनाम अनयतेशम विकल्प नैर्मिण्यकालम नाम अवयव प्रभाव अनुनानेन समूह प्रभावत्य त्वम मध्य संतु शक्यम, अर्थात किंतु किसी जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति रूप में मिले हुए एवं विषम रूप से मिले हुए अनेक प्रकार के आपस में उपघात को प्राप्त करते हुए दूसरे भेद करने के उपाय को भिन्न हुए रसों के अवयव के प्रभाव के अनुमान से ही समुदाय के प्रभाव के तत्व का निश्चय शक्य नहीं करना चाहिए। विषम में विषम हृदय में सम्मिलित होने को कहा गया, अर्थात यहाँ क्या बताया गया है कि जैसे मछली और दूध विरुद्ध हम पढ़ देंगे। विरुद्ध में क्या होता है कि मछली और दूध साथ में नहीं लेना चाहिए, या मधु और घृत का साथ में संयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके जो गुण होते हैं अलग अलग गुण रखते हैं और गुण संयोग होने पर उनमें नहीं पाए जाते, ठीक है, जिससे कि हमारे शरीर में विकृति आ जाती है। सेम ऐसे रस की विकृति बताई गई है। टंडुलाय चौराई रस में मधुर होता है, उसे के अनुसार सेहन और वृक्ष अर्थात शुक्रवर्धन का कार्य करता है, पर यह विकृति संवेद होने से स्नेहन और वृक्ष कार्य नहीं करता, ठीक है। होता है लेकिन करता नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, विषम संवेद का कारण हो गया कि हम उसमें ये गुण है, मधुर रस है उसका, और क्या है आपका इसमें शुक्रवर्धन है वृक्ष, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी वो क्वालिटी ही नहीं है, ठीक है। विषम संवेद जैसे तिल में कषाय, कटु और तिक्त, मधुर आदि ये सब रस सम मात्रा में रहते हैं। तिल की पित्त कफ और त्रिदोषवर्ग होता है, पर यदि ये रस तिल में विषम मात्रा में रहे, मतलब बहुत अधिक मात्रा में रहे, तो ये क्या होगा, तो पित्त कफ या सनिपातज रोगों को उत्पन्न होता है। रस वे ही है पर उनका संयोग विभिन्न रूप से किया है, तो उस रस के कहीं भी दोष शामक और कहीं प्रकोपित मात्रा में हो जाते हैं। इस प्रकार विषमता दिखाई देती है, अतः इसे विषम संवेद संबंध कहते हैं। इस विकृति और विषम संवेद को पृथक पृथक दो मानने वाली व्याख्या, एक दोष उपस्थित हो जाता है कि जहाँ रस या दोष की अधिकता न्यूनता जन विषमता होती है, वहाँ उत्कृष्ट पृष्ठ जन्य विषम संवेद की कल्पना करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे स्थल में उत्कृष्ट रस दोष का उत्कृष्ट, अपृष्ट रस दोष का प्रकृष्ट गुण होता है। पर यह शंका निराधार है, क्योंकि इस प्रकार की विकृत और विषम संवेद में गुणों की न्यूनता या अधिकता अवयव के प्रभाव द्वारा अनुमान कर समुदाय का अनुमान कर लिया जाता है। जैसे मधुर अम्ल लवण रसों के संयोग से मधुर एवं अम्ल की न्यून मात्रा और लवण की अधिक मात्रा हो, तो इन तीनों के समुदाय में यह अनुमान करना संभव है कि मधुर और अम्ल की न्यूनता है, पर मूल में विषम विकृत समुदाय में अवयव की प्रभाव को देखकर अनुमान शक्य नहीं है, यह स्पष्ट बताया गया है। अतः दूसरी तरह से व्याख्या करने पर यहाँ बताया गया है नानात्मक काम। इसका तात्पर्य ये होता है रस आदि दोष का नाना रूप, मतलब अनेक अनेक हेतु और उत्पन्न होने से उनके विभिन्न विभिन्न रूप तथा कारण में भेद होने से रस और दोष का विकृति संवेद संबंध होता है, अथवा नाना प्रमाण में प्रयुक्त होने के कारण इसे विकृति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ उपसंहार है। इस प्रकार मिश्रित समुदाय में समुदाय के प्रभाव से तत्व को जानकर द्रव्य में द्रव्य एवं रोगों के प्रभाव के तत्व को निश्चित करना चाहिए। चतुर्विध प्रभावों का उपदेश यहाँ क्या है, रस से प्रभाव से, द्रव्य प्रभाव से, दोष प्रभाव से, विकार प्रभाव से तत्व का उपदेश करना चाहिए, ठीक है। द्रव्य प्रभाव क्या होता है, यहाँ पे पूछा गया द्रव्य का प्रभाव, तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। द्रव का प्रभाव क्या होता है, तो देखो तत्र रस प्रभावे उपदिष्टते भवति द्रव्य प्रभावम पुनरुद्देश्यामः तेल सर्पी मधुनाम वात पित्त श्लेष्म प्रशमनार्थी द्रव्याणि भवन्ति। यहाँ पर रस प्रभाव का उद्देश्य कर दिया गया है, पुनः द्रव प्रभाव का उद्देश्य करेंगे। तेल, घृत और मधु ये तीनों वात, पित्त और कफ को शांत करने के लिए हितकर होते हैं। तो तेल का, घृत का और मधु का, इसका कहीं पे पूछा भी गया, क्वेश्चन है 3 नंबर का। तत्र तेलम स्नेहो उष्ण गौरवम उत्पात द्वातम जयति सततम भयम मानम वातो ही रोक्षम शैत्यम लाघवोपन विरुद्ध गुणे भवति विरुद्ध गुण सनिपते ही भूयसा अल्पम अभिजयति तस्मा तेलम वातम जयति सततम अभ्यास मानसम। अर्थात इन द्रव्यों में तेल में स्निग्धता, उष्णता और गुरुता होने के कारण निरंतर अभ्यास करने से वह वायु को जीतता है, क्योंकि वायु रूक्षता, शीतलता और लघुता गुण से युक्त होती है। तेल के विरुद्ध गुण वाली होती है। विरुद्ध गुण के संयोग होने के कारण जो अधिक होता है वह अल्प पर विजय करता है, इसलिए निरंतर अभ्यास करने से तेल वायु को नष्ट करती है। नेक्स्ट घृत प्रभाव क्या होता है, सर्पी खलेवेवम पित्तम जयति मधुरादे मंद वाचम पित्तम हृदय मधुरम उष्णम तीक्ष्णम चा। इसी प्रकार घृत मधुर, शीत और मंद होने से पित्त को जीतने वाला, क्योंकि पित्त कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होता है। मधु प्रभाव मधुर चा श्लेष्मणाम जयति रोक्षम तीक्ष्णम कषायम। श्लेष में ही स्निग्धो मंदो मधुरस्य मधु रूक्ष तीक्ष्ण कषाय गुण वाला होता है, कफ को विजय करता है। और कफ स्निग्ध, मंद और मधुर होता है, और अर्थात कफ को विपरीत गुण वाला मधु होता है। अतः निरंतर अभ्यास से विपरीत गुण वाले कफ को मधु जीतता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अत्यधिक सेवन में वर्जित द्रव्य इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है, नहीं 15 नंबर में भी पूछा जाता है, 5, 3 और 15 नंबर में। अथ खलु त्रीणि द्रव्याणाम न अति उपजायते अधिमक्यम वियभ्यो द्रव्येभ्यो तद्यथा पीपली क्षार लक्षणम इति। अर्थात अन्य द्रव्यों की अपेक्षा 3 द्रव्यों का अधिक मात्रा में प्रयोग न करना है, जैसे पीपली हो गया, क्षार हो गया और लवण रस। इन तीनों का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें लाइन दे रखी है, शुभाशुभ कर्मणे भवंती आपादभद्रा प्रयोग सम समुदायत दोषण संशय अनुबद्ध। अर्थात पीपली में दे रखी है, पीपली के गुण क्या होते हैं, पीपली पूछा गया था 5 नंबर में। पीपली है कटु रस में है, विपाक में मधुर है, गुरु होती है, अधिक स्निग्ध होती है, उष्ण नहीं होती, क्लेद उत्पन्न करने वाली होती है। इसका प्रयोग वैद्य लोग चिकित्सा के लिए करते हैं। प्रयोग करने पर यह शीघ्र ही शुभकारी अशुभ अर्थात दुखों को हरने वाली होती है। ठीक है। मात्रा में संयोग करने पर सुखपूर्वक और अधिक अभ्यास करने पर दुखकारी हो जाती है। वह प्रयोग में सम सामुद्रिक गुण होने के अर्थात सम मात्रा में, अल्प मात्रा में थोड़े काल तक इसका प्रयोग किया जाता है। अपद्र भारता में अर्थात कुछ दिन देर के लिए शुभकारक होती है। यदि इसका सेवन अधिक मात्रा में निरंतर किया जाए तो दोषों का संशय करती है। यह निरंतर सेवन में पचने में भारी और क्लेदकारी होती है। कफ का और उष्ण होने से पित्त का उत्क्लेश करती है। अल्प मात्रा में स्निग्ध और उष्ण होने से वायु को शांत करने में समर्थ नहीं होती। पीपली योगवाही है, अतः केवल अकेले पीपली का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है। क्षार भी है, क्षार क्या है, क्षार पुनरोक्षणम तीक्ष्णम लाघवम उपनम क्लेदयंती पक्षा द्वेषम सा पचन दहन भेदनार्थ उपजायते। तो यहाँ पे सा पचन दहन भेदनार्थ उपजायते सौ अति प्रयुक्मानम केशा अक्षी हृदय पुंसत उपघातर संपद्यते। तो यहाँ पे क्या है, फिर क्षार उष्ण, तीक्ष्ण और लघु गुण विशिष्ट होने के कारण सेवन करने में सर्वप्रथम क्लेद उत्पन्न करता है। वहाँ पे भी क्लेद उत्पन्न कर रहा था पीपली में, यहाँ पे भी क्लेद उत्पन्न करता है और बाद में शोषण करता है। जबकि वो क्या करती है, पीपली हमारी शोषण उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है। क्षार पाचन दाह और भेदन कार्य के लिए प्रयोग करा जाता है, जबकि पीपली से क्या होता है, यहाँ पे सम साधु गुण होने के कारण यानी कि थोड़े काल के लिए प्रयोग करने पे शुभकारी होती है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि यदि क्षार का अधिक प्रयोग किया जाए तो केश, दृष्टि, हृदय और पुंसक शक्ति को नष्ट करती है। जबकि हमारे पीपली क्या करता है, अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो पचने में भारी और क्लेदकारी होती है। कफ का उष्ण होने से पित्त का उत्क्लेश करती है। यहाँ पे क्या करती है, केश, दृष्टि और हृदय और पुंसक शक्ति को नष्ट करती है। जो ग्राम में नगर निवासी, निगम एवं जनपद ऐसे प्राणी इस क्षार का अधिक प्रयोग निरंतर करते हैं, उनमें अंधापन, नपुंसकता और खालित्य, पालित्य ये रोग देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है।
उसके बाद रोगों के युक्त हो जाने पर उनके हृदय में कैंची के समान काटने जैसी पीड़ा होती है। लेकिन आसामी, बंगाली, चीन देशवासी मनुष्य जो होते हैं उनके लिए ये अत्यधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं पता नहीं, इसलिए क्षार का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। लवण होता है, लवण क्या होता है, नमक जो होता है वो उष्ण और तीक्ष्ण गुणयुक्त होता है। अन्न अति गुरु, अन्न अति स्निग्ध, उत्क्लेदी, विस्तृत, असमर्थम, अन्य द्रव्यम अरुचिकरम, अपाद भद्रम, प्रयोग सम समुदाय गुणतम, दोष संशय अनुबंधम। तो यहाँ पे बताया गया है उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, गुणयुक्त होता है, अति रूक्ष नहीं होता और न अधिक स्निग्ध होता है, क्लेद कारक होता है, संप्रतन, दोषों को निकालने में समर्थ करता है, अन्य दोषों द्रव्यों में रुचि को उत्पन्न करता है, अल्प अल्प काल में एवं अल्प मात्रा में प्रयोग से उत्तम लाभ करने के कारण तत्काल ही कल्याणक और अधिक समय तक अधिक मात्रा में सेवन करने से दोषों का संशय करने वाला होता है। ठीक है, रोचक होता है, पाचन होता है, उत्क्लेदन करता है, विस्तरण करता है, कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाए तो शरीर में ग्लानि होती है, शिथिलता आती है और दुर्बलता उत्पन्न होती है। जो ग्राम, नगर, निगम, जनपद निवासी मनुष्य इसका निरंतर सेवन करते हैं वे अधिक रूप में ग्लानि युक्त हो जाते, शरीर में मांस रक्त शिथिल पड़ जाते और वे क्लेद में सहने में समर्थ नहीं होते। ब्राह्ज देशवासी, गुजरात, सिंध और सौबीर देश में रहने वाली जनता यह दूध के साथ भी नमक खाते हैं। जगत में जो भूमि के अधिक ऊपर देश है ऐसे स्थान में नमक में उपरहन होने से औषध विरुद्ध वनस्पति और वानस्पति उत्पन्न नहीं होती। और उसके बाद है उत्पन्न होते तो अल्प तेज वाली होती है। लवण का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य लवण का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर प्रकृति के अनुकूल बना लिया है। उन्हें भी अकाल में ही खालित अर्थात गंजापन, इंद्रगुप्त और पालिप्त बाल का पकना हो जाता है। त्याग से लाभ, इसलिए पीपली, क्षार, लवण इन जिनके व्यक्तियों के लिए सात्म हो गया हो उनके इस प्रकार का सात्म का क्रम का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सात्म हुई वस्तुओं का क्रम से हटना अदोषकारक और अल्प दोषकारक हो जाता है। सात्म के लक्षण, तो इस सात में पूछा जाता है। सात्म का वर्णन ऋतुचर्या में भी दिया गया था, यहाँ पे भी दिया गया है। तो सात्म क्या होता है, जो हमारी शरीर के लिए सुखकारक हो और जो हमारी आज शरीर के लिए सुख देने वाला हो उसे सुख का सात्म कहा जाता है। सात्म का जो अर्थ होता है वह उपशय का भी अर्थ होता है। ठीक है, वह सात्म प्रवर अर्थात उत्तम, अवर, हीन और मध्य विभाग में 3 प्रकार के विभागों में विभाजित किया गया है। सात्म्यम नाम तद यदात्म उपशयेत, सात्म्य अर्थो हिरापशत अर्थ तत्र तत् त्रिविधम प्रवर अवर मध्य विभागो सप्तविधम तु, और क्या है, एक एक रस के संयोग से सभी रसों का प्रयोग करने से 7 प्रकार का होता है। तो 7 प्रकार का भी होता है। इनमें सभी रसों का प्रयोग करने पर प्रवर अर्थात उत्तम सात्म, एक रस का प्रयोग करने पर अवर सात्म और प्रवर अवर के बीच का सात्म को मध्य सात्म कहते हैं। अर्थात अगर 7 रस का जो सेवन करते हैं वो क्या हो, उत्तम सात्म होते हैं। एक जो केवल एक ही एक रस का सेवन करते हैं वो उत्तम अवर सात्म होते हैं। ठीक है, मतलब हीन सात्म होते हैं। और जो मध्य जो मिला के जो रस का सेवन करते हैं वो मध्य सात्म होते हैं। इनमें या एक छोड़ दिया ऐसे करके सेवन करते हैं वो मध्य सात्म होते हैं। इनमें से अवर और मध्यम सात्म को क्रम से उसका त्याग करते हुए क्रम से ही प्रवर सात्म को उत्पन्न करना चाहिए। जिन पुरुषों को सभी रसों का सात्म प्राप्त है उन्हीं की प्रकृति को उपभोक्ता तक इनकी सभी 8 आहार विधि विशेषताएं का विचार कर जो विहित वस्तु को उन्हीं का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है अष्ट आहार विधि विशेष आयतनानि। अष्ट आहार विधि विशेष पूछा जाता है। तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन क्या होते हैं, तत्र खली मान्य अष्ट आहार विधि विशेषतानि भवन्ति तद्यथा प्रकृति करण संयोग राशि देश कालो उपयोग संस्थान उत्कृष्टतानि। अर्थात कौन कौन से हो गए, प्रकृति हो गया, विकृति करण हो गया, संयोग हो गया, राशि हो गया, देश हो गया, काल हो गया, उपयोग हो गया, संस्थान हो गया और 8वां उपभोक्ता है। ठीक है, प्रकृति क्या होता है, तो यहाँ पे पहली लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है, प्रकृति में यहाँ पे दे रखी है तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभावो या, अर्थात इनमें जो स्वभाव है उसे प्रकृति कहते हैं। वह स्वभाव आहार और औषध द्रव्यों की स्वभावता रहने पर गुरु लघु आदि गुणों का योग होता है, जैसे उड़द और मूंग का, सुअर एवं मृग का मांस। ठीक है, करण में क्या होगा, करणम पुनः स्वाभाविकम द्रव्या संस्कार, संस्कारो ही गुणा आधाम उच्यते ते
तो यहाँ बताया गया है कि स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्यों में जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। दूसरे गुणों को द्रव्यों के लाने का नाम संस्कार होता है। जल, अग्नि, संयोग, शौच, मंथन, देश, काल, वासना, भावना आदि के द्वारा तथा काल, प्रकर्ष एवं विभिन्न प्रकार के पात्रों में रखने के उन गुणों का आधान किया गया है। संयोग क्या होता है? संयोगो पुनर्द्वय बहुना व गुण द्रव्याम संहिता भावा विशेष आरभते यम पुनर्केश केशो द्रव्याम अंतर्भत तद्यता मधुर सर्पी मधु मतस्य चा संयोग। दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने को संयोग कहा जाता है। वह संयोग एक विशेष कार्य को करने वाला जो संयुक्त द्रव्य में रहने एक एक कार्य को करने वाला, जैसे मधु और घृत का तथा मधु और मछली का दूध संयोग कहलाता है। ठीक है, राशि में दे रखा है सर्वरस सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह सर्वतस्य ग्रह परिग्रह उच्यते, अर्थात मात्रा और अमात्रा का फल निश्चित करने के बाद सर्वग्रह और परिग्रह राशियां हैं। सर्वग्रह सभी आहार द्रव्यों का पिंड का में प्रमाण ग्रह करना सर्वग्रह कहलाता है। परिग्रह आहार द्रव्यों का एक एक करके प्रमाण ग्रह में परिग्रह कहा जाता है। काल क्या है? कालो ही नित्यगस्य च वस्तिकस्य तत्र वस्तिक को विकारम अपेक्षित नित्यगस्तु ऋतु सात्मिक क्षे, अर्थात क्या है? काल नित्यग और आवस्थिक होता है। आवस्थिक काल की अपेक्षा करता है और नित्यग काल ऋतु सात्मिक की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट दे रखा है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था तूग योग नियमः सा जीर्ण लक्षणों पे ये भोजन के लिए नियम है। ये पचे हुए आहार के लक्षणों की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट दे रखा है उपयोक्ता। उपयोक्ता इसमें देखो, उपयोक्ता उसे कहते हैं जो स्वयं आहार द्रव्यों का उपयोग करता है और जिसके अधीन ओक साथ में अर्थात शरीर साथ में होता है। अष्टविध विशेष आयतन से लाभ क्या होता है? ऐशाम विशेषाम शुभ अशुभम फलम परोस्परो भवंती, अर्थात क्या है? यहाँ पे बताया गया है जो 8 प्रकार की प्रकृति और आदि के विशेष शुभ अशुभ फल को देने वाला और आपस के एक दूसरे को उपकार करने वाला होता है। अतएव उनको जीतने की इच्छा करनी चाहिए और जानकर हित की इच्छा करने वाला होता है। मुँह से प्रसाद से प्रिय होने पर अहितकर एवं परिणाम असुखकर आहार समूह को दूसरी किसी वस्तु को सेवन नहीं करना चाहिए। आदि आहार विधि विधान, यहाँ पर आहार विधि विधान का समय पर स्वभाव से हितम आहार करने पर स्वभाव व्यक्ति के लिए कोई भी रोगी के लिए लाभ नहीं होता। आहार विधि विधान उष्ण स्निग्ध मात्रा पूर्वक भोजन करने से पच जाने पर वीर के अविरुद्ध अपने मन के अनुकूल स्थान पर अनुकूल सामग्रियों के सहित आहार को ना अधिक जल्दी ना अधिक देर से बोलते हुए ना हंसते हुए अभी आत्मा का विचार कर आहार से मन लगाकर भोजन करना चाहिए। उष्ण आहार से क्या लाभ होता है? तो इससे उत्तम गुणकारक होने पर उपदेश करेंगे गर्म भोजन करना चाहिए, क्योंकि गर्म भोजन करने से भोजन का स्वाद मालूम होता है। खाने पर उदर की अग्नि तीव्र होती है, शीघ्र ही भोजन पच जाएगा। वायु का अनुलोमन तक कफ का शोषण होता है, इसलिए गर्म भोजन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे बताया गया है स्निग्ध आहार का सेवन स्निग्ध भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्निग्ध खाया हुआ अन्न स्वादु लगता है। खा लेने पर अदीप्त उदर की अग्नि तीव्र करती है, उसका पाग्र शीघ्र होता है, वायु का अनुलोमन करता है, शरीर का उपचय करता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है, बल को बढ़ाता है, बल की स्वस्थता उत्पन्न करता है। अतः स्निग्ध भोजन करना चाहिए। मात्रा पूर्वक आहार से लाभ, तो ये पूछा गया था 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था मात्रा पूर्वक आहार से क्या लाभ होता है। तो मात्रा पूर्वक आहार से करना चाहिए, क्योंकि मात्रा पूर्वक खाया हुआ भोजन वात पित्त और कफ को ना तो पीड़ित करता है, पूर्ण रूप से आयु को बढ़ाता है, गुदा तथा आसानी से पहुंच जाता है और अग्नि को नष्ट नहीं करता है, बिना किसी प्रकार के उपद्रव भी उत्पन्न नहीं करता, इसीलिए मात्रापूर्वक आहार करना चाहिए। आहार जीर्ण होने पर भोजन करने से लाभ क्या होता है? पच जाने के बाद भोजन करना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण में भोजन करने वाले खाया हुआ आहार समूह पहले आहार के ना पचे हुए रस को बाद में आहार के रस के साथ मिश्रित करते हुए सभी दोषों को शीघ्र कुपित करते हुए भोजन के पच जाने पर खाते हुए भोजन को अपने स्थान पर है अग्नि को प्रदीप्त करता है, भोजन की इच्छा को उत्पन्न करता है, सोतस के मुख को खुल जाता है, डकार के शुद्ध रूप में आने पर हृदय के शुद्ध होने पर वायु के अनुलोमन करता है, बात्र मूत्र और मलकोद्वेगों को त्याग कर ने पर खाया हुआ आहार समवेत शरीर की धातुओं को दुष्टि करते हुए आयु को संपूर्ण रूप से बढ़ाता है, इसलिए आहार के पच जाने पर भोजन करना चाहिए। अविरुद्ध आहार वाले आहार से लाभ क्या होता है? वीर वाले आहार से लाभ होता है कि जो आहार वीर में परस्पर विरुद्ध ना हो, खाना ना खाया जो परस्पर वीर में विरुद्ध नहीं होता, ऐसे आहार का सेवन करने से वीर विरुद्ध आहार सेवन से जो रोग उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए वीर के अविरुद्ध भोजन करना चाहिए। इष्ट देश में आहार से लाभ क्या होता है? अनुकूल स्थान पर सभी मन के अनुकूल सामग्रियों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि मन के अनुकूल भोजन करने से अप्रिय स्थान में मन की विघ्नता
करने वाले भावों को द्वारा होने वाले मानसिक विकार प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार मन के अनुकूल सभी भोजन की सामग्रियों के होने पर मन की विकार प्राप्त नहीं होते। इसीलिए अपने मन के अनुकूल स्थान पर अपने मन के अनुकूल सभी सामग्रियों से युक्त होकर भोजन करना चाहिए। अति द्रुत भोजन से हानि, अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी भोजन करने वाले व्यक्तियों का आहार उन्माद रहता है। भोजन का अवसाद, शिथिलता हो जाती है और भोजन का अति प्रावणित अर्थात उचित रूप से पाचन अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाता, आमाशय तक नहीं ठहरता। आहार द्रव्यों का दोष या उत्तम गुण, इन दोनों की प्राप्ति निश्चित रूप से नहीं हो पाती। इसलिए अति शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। अति विलंबता आहार से भोजन अधिक धीरे धीरे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक देर से भोजन करने पर तृप्ति नहीं होती। आहार अधिक मात्रा में हो जाता है, आहार द्रव्य शीतल हो जाता है और आहार का पाक विषम हो जाता है। इसलिए अधिक धीरे धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। तन्मनाम आहार लेने से लाभ, वार्तालाप ना करते हुए और ना हंसते हुए भोजन में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। बातचीत करते हुए, हंसते हुए या अनपढ़ होकर भोजन करने से वे ही दोष अति शीघ्रता पूर्वक भोजन करने से होता है। इसलिए ना बात करते हुए, ना हंसते हुए भोजन करना चाहिए और भोजन में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। आत्मशक्ति के अनुसार आहार लेने से लाभ क्या होता है? अपनी आत्मा को भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए। यह आहार द्रव्य मेरे लिए लाभकारी है, यह आहार द्रव्य मेरे लिए हानिकारक है। यह इस प्रकार के अपनी आत्मा का सात्मा अपने आत्मा के विदीन हो रहा है, इसलिए इससे आत्मा को भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए। रसादि ज्ञान आवश्यक, जो रस, द्रव्य, दोष, विकार, देश, काल और शरीर को प्रभाव से जानते हैं, वही हमारे मत से चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट